हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता के 20 क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में विचार करें। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली उन्नत थी, बिल्कुल सत्य है। सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा और वैदिक अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, बिल्कुल सत्य बात है। वहां पे आपने देखा भी होगा कि कुछ जो हिस्ट्री जो ऐतिहासिक जो स्रोतों से जानकारी मिलती है कि वहां पर व्यापारियों का शासन था, है ना। और ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि न होकर पशुपालन था, यह भी सत्य है, क्योंकि वो अपने पशु लेके इधर उधर घूमते रहते थे। वो कहते नहीं, यायावर जीवन था उनका, है ना। तो हमारा दोनों ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें देख लिया करिए कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत भी हो जाता है ना। हड़प्पा वासी मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्रदान करते हैं, बिल्कुल मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा पशुपति शिव की मूर्ति एंड योगी की मूर्ति, है ना। तो मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो ऑब्वियसली प्रदान होते हैं वहां पे। अब ये दिखा है ना, वैदिक काल में मंदिर निर्माण, यही गलत हो जाता है, क्योंकि मंदिर निर्माण जो आया वो गुप्त काल में आप ज्यादातर देखते होंगे, है ना। इसके बाद ही आया, बहुत वो बाद की बात है। अतः हमारा एक सही हो जाता है ना। तो 3 का हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोहे के उपयोग के बारे में विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग तो नहीं था, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। तो ये ऑब्वियसली कट जाता है। फिर लोहे का प्रयोग हुआ हमारा उत्तर वैदिक काल में। ये जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ, तो बिल्कुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे मगध के उत्कर्ष में देखिए इस लोहे का बड़ा योगदान है ना। जंगल काट के वहां से उनको हाथी मिलता है, फिर उन हाथियों का भी यूज होता है, और उस जंगल जब कटता है तो उस भूमि का जो है कृषि में यूज होता है ना। तो इस तरह से मगध के उत्कर्ष में एक कृषि का विशेष योगदान रहा। क्यों? क्योंकि लोहे के हल बनने शुरू हो गए, पहले लकड़ी के बनते थे। तो इस तरह से काफी योगदान रहा हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर विचार करें। व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण पतन का मुख्य कारण था, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य बात है, आपने सुना भी होगा कि आर्यों के आक्रमण से इसका पतन हो गया। आधुनिक शोध जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन को अधिक प्रभावी मानते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया इसलिए दिक्कत होगी। तो बोथ आर राइट है। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। सभा और समिति के संदर्भ में विचार करें। समिति एक केंद्रीय संस्था थी जो राजा के चुनाव में भाग लेती थी, ठीक है, बिल्कुल सच बात है। केवल कुलीन सभा में केवल कुलीन या वृद्ध लोग ही शामिल होते थे, ये भी बात बिल्कुल सच है। बाद में इनकी देखते हैं उत्तर वैदिक काल जब आता है ना। तो इसमें सभा और समिति की जो वेटेज होती है वो घट जाती है ना। तो हम इसमें बहुत राइट करेंगे, 6 का सी। आगे बढ़ते हैं। नदियों के प्राचीन नामों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें ऋग्वेद में परुष्णी नदी को आधुनिक रावी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अतः 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। अब इसमें कुछ नदियां और बता देते हैं, जैसे सतलज नदी थी, इसको शतुद्री कहा जाता था, ठीक है। और व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, है ना। इसी तरह सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा, इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, ये तो बात बिल्कुल सच है। अब इसमें ये असत्य पूछा है ना, कि इसे अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है, ये गलत है। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल था, तो ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अतः हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करा। बिल्कुल करेंगे। स्त्रियां उपनयन, संस्कार और शिक्षा की अधिकारिणी थी। बिल्कुल सच में, बिल्कुल ठीक है। वहां पर उनको अधिकार भी था कि वो चाहे तो आजीवन अविवाहित रहे, चाहे तो आजीवन वो अध्ययनरत रहे, है ना, जब ब्रह्मवादिनी और अमाजू वाला कॉन्सेप्ट था। तो अब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अतः एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने पहले ही कर दिया था शायद। हड़प्पा कालीन व्यापार के संबंध में। हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध था। बिल्कुल सच है। और मेलुहा शब्द जो है सम का प्रयोग संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए किया गया, यह भी सत्य है, क्योंकि मेलुहा जो है कपास के लिए प्रयोग किया जाता था और यहाँ के लोग कपास उगाया करते थे संभवतः, तो इसलिए इस शब्द का लोग उच्चारण करते थे उनको संबोधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दसराग युद्ध के बारे में। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। तो ये झेलम नदी के किनारे ना होकर ये परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे था, है ना। तो परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये तो गलत हो जाता है। इसमें भरत के राजा सुदास की विजय होती है, अतः 11 का सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा और वैदिक पशुपालन। तो इसमें क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पालतू पशु था। तो घोड़ा का साक्ष्य ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो गलत हो जाता है। 12। और गाय को अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में, और गाय इसमें बड़ी जो जिसके पास गाय होते थे वो बड़ा धनवान माना जाता था। गाय की बड़ी मान्यता थी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सच है सेकंड ऑप्शन। इस तरह हमारा बी सच हो जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वैदिक देवताओं के संदर्भ में इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। हाँ, इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था, है ना। तो अग्नि को मनुष्य और देवता के मध्य मध्यस्थ माना जाता था, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो 13 का हमारा सी हो जाता है। अब आते हैं हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी अवस्थिति पे। कालीबंगा राजस्थान, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल सच है। और इसके बाद लोथल है भोगावा नदी के किनारे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे ये लोथल है, ठीक है, और ये भोगावा नदी है। तो लोग कहते हैं ना, लो अपने कर्म भोग लो, जैसे कर्म करोगे वैसे तो भोगोगे, तो लो भोग लो, है ना। तो लोथल से भोगावा हो गया। व्हाट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें दोनों ही राइट है। अब आते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने कुछ पहले ही देख लिए थे ना कि एरर ना हो, इस वजह से आपको कोई असुविधा ना हो, तो एक बार मैं ये चीजें हटा देती हूँ यहाँ से। आप ही की सुविधा के लिए किया गया था। बाकी इसमें आते 15 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक वर्ण व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 10वें मंडल पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया यूपीपीसीएसपी वाईक्यू में। एंड सेकेंड है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्माधारित थी। नहीं, आपने देखा होगा कि वही एक ही परिवार का व्यक्ति जो होता था, उसमें कोई किसान होता था, है ना, माँ पता चला चक्की चला रही है ना, आटा पीस रही है, कोई उसमें व्यापारी है। तो एक ही परिवार का जो व्यक्ति था वो सारे कार्य, हर व्यक्ति घर के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य में संलग्न थे, जो कि कर्म आधारित थी, नॉट जन्म आधारित, है ना। तो इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है और पहला सत्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा और वैदिक वास्तुकला। पहला है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से शहरी सभ्यता थी। बिल्कुल सही बात है।
और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी सच है। दोनों अपने आप में सच ठीक है और सी ऑप्शन हो जाता है। उपनिषद के संदर्भ में बात करते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। एंड इनका मुख्य विषय दर्शन था, ऑब्वियसली। वैसे भी मतलब इंडियन काफी फिलोसफिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, तो ठीक है, इसमें बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं, हड़प्पा कालीन मृद भांड। हड़प्पावासी लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद करिए, पीवाईक्यू में काफी बार पूछा गया है किस टाइप का मृद भांड होता था, कोई और कलर डाल देंगे तो इसमें आता है। फिर इसके बाद आता है वैदिक काल में चित्रित धूसर, इसमें देखिए धूसर है, इसमें चित्रित धूसर मृद भांड पेंटेड ग्रे वेयर का प्रचलन था। अब जैसे आपने देखा कि वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण थी, और ग्रामीण में कैसा होता है, धूल धक्कड़ बहुत सारा रहता है, तो उसमें चित्रित धूसर मृद भांड ऐसे याद रखो। और इसमें क्या था, लाल और काले, मतलब ठीक था। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं, बस आपको याद कराने का एक तरीका है कि आप दोबारा भूले नहीं इसको। तो छोटी सी कोशिश, अतः इसमें भी दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे चलते हैं, राजनीतिक इकाई का आरोही क्रम वैदिक काल, ठीक है। इसमें जो है, जो राजनीतिक जो डिवीजन था, ऐसे था, कुल था, ग्राम था, विश, जन, और फिर इसमें आता महाजनपद आएगा, फिर राष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये सच हो जाता है। और विश का जो प्रधान था वो विषपति कहा जाता था, ये वैसे विषयपति लोग बोल देते हैं। तो दोनों ही करेक्ट है, अर्थ बोथ आर राइट। अब होते हैं हड़प्पाकालीन कृषि में, ठीक है। इसमें क्या है कि बनावली से मिट्टी के हल का नमूना मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बनवा लिया मिट्टी का हल, गॉट इट, ऐसे याद करवा लेना, ठीक है। और फिर इसमें चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। किसके, चावल के चावल उत्पादन कहाँ से, लोथल और रंगपुर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में कई बार, तो ध्यान रखें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस तरह हम लोगों ने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे। आप सभी लोगों का बहुत आभार समय देने के लिए। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।